अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स की खासी भूमिका होती है और करंट अफेयर्स की तैयारी करके ही आप उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है आरपीएससी करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम राजस्थान से संबंधित पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं, ताकि जो भी करंट घटनाएं हाल फिलहाल में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं उस पर किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इसका एक आइडिया आपको हो जाए और आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन चंबल और चौथा ऑप्शन साबरमती। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इसका सही उत्तर आपको बताएं और इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके भी इसका उत्तर सोच सकते हैं, ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे और उस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति दोनों ही तय कर सके। इसका सही उत्तर होगा चंबल। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित एक मैप। आप देख सकते हैं कि चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की एक सहायक नदी है जो यमुना में यहां इस स्थान पर मिलती है और चंबल इस प्रकार से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और यहां पर इसकी अवस्थिति है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होती हुई ये यमुना में मिल जाती है। और यहां ये जो नदी है ये राजस्थान में इस प्रकार से बह रही है उत्तर पूर्व की दिशा में, यह है बनास नदी। तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि यह लगातार चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में टोंक जिले में बनास नदी में डूबने से कई लोगों की मौत हो गई, तो इसके कारण ये चर्चा में आई। तो इसके बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित है, सामान्य तथ्य है। इसका उद्गम कहां से होता है? अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और अरावली पहाड़ियों में कुंभलगढ़ के पास से इसका उद्गम होता है। अगर हम इसके प्रवाह मार्ग की बात करें तो ये राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए मैदानों की ओर ये प्रवेश करती है और अंततः श्योपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। श्योपुर के उत्तर में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर, जो कि 310 मील के बराबर बैठती है। अगर हम इसकी मौसमी प्रकृति के बारे में जानें तो बनास एक मौसमी नदी है जो गर्मी के महीनों में प्राय सूख जाती है। इसके बावजूद यह क्षेत्र में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इरिगेशन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, यानी बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, बेराच नदी और कोटारी नदी। ये दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इस पर बने एक महत्वपूर्ण बांध की बात करें तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर ही स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बनास नदी से जुड़े हुए हैं। चलिए अगली खबर से जुड़े हुए प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान के कूकस गांव में शुरू की गई वर्षा जल संचयन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, नहरों का निर्माण करना, पेयजल आपूर्ति बढ़ाना, 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करना। चलिए इस योजना के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। जयपुर के कूकस गांव में 50 जलवायु अनुकूल, यानी जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई करने में हमारी भूमिका, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई करने में एक भूमिका का निर्वहन करती है, जलवायु को हानिकारक पहुंचाने वाले या आप कह सकते हैं कि मौसम के पैटर्न को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी काम को एक प्रकार से निरस्त करने का काम करती है, एक प्रकार से उसका क्षरण करने का काम करती है। तो ऐसी योजनाओं को हम जलवायु अनुकूल योजनाएं कहते हैं, जिनका जलवायु पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे आसपास के मौसम के पैटर्न पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसी परियोजनाएं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में किसी प्रकार की योगदान नहीं देती है, ऐसी योजनाओं को आप जलवायु अनुकूल योजनाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग करते हुए एक नए जल संरक्षण मॉडल का प्रयोग किया गया। कहां पर? जयपुर के कूकस गांव में किया गया। इसका लक्ष्य है 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करके किसानों को लाभ पहुंचाना।
इसके अंतर्गत आईआईटी खड़गपुर की छात्रा और नीति आयोग की पूर्व अधिकारी मुख्यतः नेतृत्व प्रदान कर रही हैं और उन्होंने दौसा में जागरूकता अभियान चलाया स्थानीय सभाएं करके और रैलियों के माध्यम से। तो दौसा में इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया था और पहली जो योजना इन्होंने लागू की थी इससे संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित या इस जल संरक्षण मॉडल को इन्होंने पहली बार जहां पर लागू किया था वो दौसा में ही लागू किया था। जयपुर के आमेर ब्लॉक में कोकस ग्राम पंचायत को इस वर्षा जल संचयन पहल के लिए चुना गया। ऐसा राजस्थान का ये दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान कौन सा है? दौसा है। ये परियोजना दौसा जिले में मिली सफलता के बाद शुरू की गई है। दौसा जिले में जो सफलता मिली थी उसके बाद अब इसको कोकस ग्राम पंचायत में लागू किया जा रहा है और दौसा जिले में 250 कृषि तालाबों के निर्माण से किसानों को वर्षा आधारित भूमि पर 12 मासी फसलें उगाने में मदद मिली थी और इसी की सफलता से उत्साहित होकर के अब कोकस ग्राम पंचायत में इस योजना को लागू किया जा रहा है, हालांकि छोटे पैमाने पर, क्योंकि दौसा में 250 कृषि तालाबों की स्थापना की गई थी, यहां पर 50 कृषि तालाबों का प्रारंभ में निर्माण किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसान की 5% भूमि पर सुरक्षित बाड़ लगाई जाती है और फिर 10 फुट गहरे और प्लास्टिक से बने तालाबों का निर्माण किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है और उसके माध्यम से कृषि सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न, तीसरा ऑप्शन है लुप्तप्राय यानी एक्सटिंक्ट और चौथा ऑप्शन है गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार फिर से चर्चा में है। इसका सही उत्तर होगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में राजस्थान वन विभाग ने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय ये है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों का नाम सिंदूर, व्योम, मिश्री और सोफिया रखा गया है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसी के बहाने हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आप जानते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व स्तर पर उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है और इसके अलावा भी कम संख्या में कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है और 4 बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, तो अन्य 3 प्रजातियां कौन सी हैं? अन्य 3 प्रजातियों में शामिल है लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्विन बस्टर्ड। ये 3 प्रजातियां अन्य शामिल हैं बस्टर्ड की। फ्रंटल विजन के अभाव के कारण यानी सामने की तरफ ठीक तरीके से देख न पाने के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विद्युत लाइनों से टकराने की अधिक संभावना रहती है और आप कह सकते हैं कि थार रेगिस्तान में इनकी संख्या में कमी होने का एक कारण यह भी है कि विद्युत लाइनों से इनका टकराव होता है और इससे इनकी मृत्यु भी होती है, जिससे इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है राजस्थान में और इसलिए इनके संरक्षण के प्रयास भी लगातार तीव्र होते जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक महत्वपूर्ण संकेतक प्रजाति माना जाता है। संकेतक प्रजाति क्यों माना जाता है? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में इनकी मुख्य भूमिका है और विशेष रूप से चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य का ये परिचायक है, क्योंकि अगर उसी पर डिपेंड है और चारागाह पारिस्थितिकी कमजोर पड़ता है तो इनकी संख्या पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए अगर इनकी संख्या में कमी होती है तो वो स्थानीय घासों के मैदानों के क्षरण का एक संकेतक है और अगर इनकी संख्या पर्याप्त रहती है तो इसका मतलब है कि वहां पर चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र या घास के मैदान का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थानीय घास के जो मैदान है वो सही स्थिति में है, वहां जैव विविधता बनी हुई है और उनकी ठीक ठाक संचालन शक्ति है। एक प्रकार से वहां खाद्य श्रृंखला पूरी
अपने स्वरूप में बनी हुई है। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संरक्षण स्थिति के बारे में बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इनको गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वहां पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो वहां पर इनको अनुसूची 1 में रख करके इन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है, यानी इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी उच्चतम स्तर की निगरानी की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनकी संख्या पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े। इसी तरह से प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के परिशिष्ट 1 में रखकर भी इन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और उस महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में तत्काल खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ रिजर्व के भीतर मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। जब हम कोर क्षेत्र की बात करते हैं तो कोई भी टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, उसके 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। जो उसका सबसे भीतरी इलाका होता है जहां पर वन्य जीवों की संख्या या बाघों की संख्या सबसे ज्यादा सघन होती है और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ वन्य जीव बहुत ही उच्चतम स्तर की सघनता के साथ स्थित होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम कोर क्षेत्र में बांटते हैं। अगर कोर क्षेत्र के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बफर जोन कहते हैं। किस जोन के नाम से संबोधित करते हैं? इसे बफर जोन के नाम से इस क्षेत्र को संबोधित करते हैं। इसमें कोर क्षेत्र के मुकाबले अपेक्षाकृत कम गहन वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो कोर क्षेत्र किसी भी वन्य जीवन के संरक्षण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। इसमें हर तरह की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि कोर क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का खनन हो रहा है तो उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी द्वारा एक महत्वपूर्ण आवेदन भी दायर किया गया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। वे मुद्दे क्या थे? वे मुद्दे ये थे कि उलियाना गांव के निकट भारी मशीनरी का उपयोग कर लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अलावा अनधिकृत निर्माण यानी ऐसा निर्माण जिसकी परमिशन नहीं दी गई है। रिजर्व के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास वाहनों और मानव की यानी मनुष्यों की अत्यधिक उपस्थिति विशेष रूप से यहाँ के क्षेत्र को वन्य जीवों के हिसाब से बेहद खतरनाक बनाती जा रही है। ये सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी की कुछ महत्वपूर्ण आवेदन थे। अब न्यायालय ने इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी की है? न्यायालय ने कहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करते हुए संरक्षित क्षेत्र में खनन की अनुमति देने वाले जो राज्य अधिकारी हैं, राज्य प्राधिकारी हैं, उनकी आलोचना एक प्रकार से न्यायालय के द्वारा की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि बाघ संरक्षण योजना बाघों के मुख्य आवासों के अंदर किसी भी प्रकार के खनन, निजी वाहनों की आवाजाही या निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार की जो उल्लंघन है वो किस तरह से हो गए हैं और इसी को लेकर के राज्य प्राधिकारियों पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने खड़े किए हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में इसी तरह की स्थिति को देखते हुए क्या किया है? रणथंभौर में समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है और सरिस्का के मॉडल के आधार पर ही न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं पर निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और श्रद्धालुओं को त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनका ही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण न हो। किसी प्रकार का जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से, पेट्रोलियम जो ईंधन है उसके इस्तेमाल से किसी प्रकार का वहां पर प्रदूषण न हो, जो कि वन्य जीवों के लिए सही नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो सामान्यतः किस अवधि के बीच सांभर झील में प्रवास करते हैं? ऑप्शन ए है अप्रैल से जून, ऑप्शन बी है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी है नवंबर से मार्च और ऑप्शन डी है जनवरी से मई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नवंबर से मार्च। ये फ्लेमिंगो की सामान्य अवधि है जब वो सांभर झील में प्रवास करते हैं। चलिए सामान्य तथ्य जानते हैं फ्लेमिंगो के बारे में, उसके प्रवास के बारे में और सांभर झील के बारे में। फ्लेमिंगो सामान्यतः नवंबर से मार्च के बीच राजस्थान की सांभर झील में प्रवास करते हैं। कब करते हैं? नवंबर से मार्च के बीच करते हैं। किस झील में करते हैं? सांभर झील में करते हैं, जो कहां पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। लेकिन वर्ष 2025 में भोजन की अधिकता, उसकी प्रचुरता और जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण अनुकूल आवास होने से यहां पर असामान्य रूप से अधिक संख्या फ्लेमिंगो की देखी गई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जनवरी 2025 में की गई गणना में सांभर झील में 1 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो, छोटे और बड़े फ्लेमिंगो शामिल थे, जो वर्ष 2024 में दर्ज 7,147 पक्षियों की तुलना में काफी अधिक संख्या में यहां देखने को मिले। सांभर में इनकी उपस्थिति देखने को मिली। ये बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों को दर्शाता है, यानी सांभर झील में अनुकूल प्रवास की स्थितियों को दर्शाता है, इसलिए प्रवासी पक्षियों की यहां पर अधिक संख्या देखने को मिली है, जिससे प्रवासी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल और भोजन स्थल के रूप में झील की एक सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। भारत में प्रतिवर्ष 250 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आती हैं, जिनके प्रमुख स्थलों में कौन कौन से स्थल हैं? चिल्का झील, खीचन जो कि राजस्थान में ही पड़ता है, और भरतपुर शामिल है। यानी राजस्थान के भरतपुर और खीचन के साथ साथ चिल्का झील भी ऐसे स्थान है जहां पर बड़ी संख्या में भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं, और भारत में प्रतिवर्ष 250 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। सांभर झील के पारिस्थितिकी महत्व के बारे में भी सामान्य तथ्य जानते हैं। राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत सांभर झील ही है। सांभर झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मार्गों में से एक है, जो कि विश्व के क्या है, जो प्रमुख पक्षी प्रवास मार्ग है, उस प्रमुख पक्षी प्रवास मार्गों में से एक मार्ग है मध्य एशियाई फ्लाईवे, और इस मध्य एशियाई फ्लाईवे पर ही स्थित है सांभर झील। उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। सांभर क्या है? एक खारी आर्द्र भूमि है जो राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है, और इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण वर्ष 1990 में इसे रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल किसको घोषित किया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है उसे घोषित किया जाता है। और सांभर झील को यह दर्जा कब मिला था? 1990 में मिला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्थान के किस स्थान पर गन के पुर्जों यानी बंदूकों के पुर्जों का निर्माण करने की योजना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, कोटा और भरतपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा जोधपुर और जयपुर में बंदूकों के या गन के पुर्जों के निर्माण की योजना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत राजस्थान को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि राज्य के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और राजस्थान को भारत के रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा उत्पादन के निर्यात, रक्षा निर्यात के एक प्रमुख भागीदार के रूप में भी स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। अगर रक्षा विनिर्माण में राजस्थान की भूमिका की बात करें तो जोधपुर और जयपुर जैसे स्थानों पर गन के पुर्जों का निर्माण किया जाएगा, जो ये परियोजनाएं एक प्रकार से जिनको स्वीकृति मिली है। जबकि बोरानाडा स्थित, बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर में है। बोरानाडा स्थित एक विशेषीकृत इकाई में बैरल का निर्माण किया जाएगा। बैरल क्या होता है? एक बेलनाकार आकार की जो लंबी नली होती है जिसके माध्यम से कोई प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाता है, जैसे बंदूक की नली, उसको बैरल कहते हैं। तो बैरल का निर्माण किया जाएगा, जिससे विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड और अधोसंरचना आधारित यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित प्रणाली के माध्यम से
राजस्थान की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक प्रकार से देश की आपूर्ति श्रृंखला में राजस्थान की भूमिका स्थापित हो जाएगी, जहां तक हम रक्षा उत्पादन की बात करते हैं। एक प्रमुख चुनौती क्या है इस सारे मुद्दे में? एक प्रमुख चुनौती यह है कि गोला बारूद भंडारण के लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती है। और इसके लिए क्या है कि जो भी इकाइयां स्थापित की जाती हैं वो आवासीय क्षेत्र से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और इसके लिए राजस्थान सरकार से डिमांड की जा रही है कि वो भूमि आवंटन इतनी दूरी पर, आवासीय क्षेत्रों से इतनी दूरी पर प्रदान करे। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, माचिया सफारी पार्क किस शहर के निकट स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।